और नीव यूनिट जो है आपकी वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट नंबर 3 है, एंड फंक्शन। कोशिका संरचना और कार्य, हिंदी में बोलते हैं कोशिका संरचना और कार्य। तो देखो भाई सेल के बारे में समझाओ। सेल जो होता है किस तरीके से बनता है आप ये समझिएगा। हमें बेसिकली बनानी है बॉडी। क्या बनानी है? बॉडी। बॉडी। तो बॉडी कैसे बनती है वो देखना, शरीर कैसे बनता है वो देखना है। सबसे पहले दुनिया में है एक चीज होती है, बोलते हैं उसे बोलते हैं वो प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा से छोटी भी एक चीज होती है जिसे बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। अगर हम इससे ही पहले जाए तो एटम। एटम के बाद में फिर बनता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के बाद में फिर बनेगा प्लाज्मा। एटम, मॉलिक्यूल, प्लाज्मा। एटम बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, प्लाज्मा बन गया। प्लाज्मा से मिलकर प्लाज्मा से बनता है वो सेल ऑर्गेनल। क्या बनता है? सेल ऑर्गेनल। ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल का मतलब सेल का एक अंग, हिस्सा। सेल ऑर्गेनल से जो है वो बनती है सेल। क्या बनती है? सेल। बहुत सारी सेल्स के मिलने से बनते हैं वो, एक जैसे सेल के मिलने से बहुत सारी सिमिलर, मैं लिख देता हूँ सिमिलर सेल के मिलने से। सिमिलर का मतलब एक जैसी सेल के मिलने से बनता है टिश्यू, उत्तक। बहुत सारे सिमिलर यानी कि एक जैसे बाबू टिश्यू के मिलने से, बहुत सारे सिमिलर टिश्यू के मिलने से बनता है टिश्यू सिस्टम। क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम। और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, अब यहाँ पे डिफरेंट आ जाएगा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के टिश्यू सिस्टम से, डिफरेंट और सिमिलर दोनों हो गए इसके अंदर। सिमिलर भी हो गए, कुछ अलग अलग भी हो गए। सिमिलर से मिलने से बनेगा बाबू यहाँ पे ऑर्गन। क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन। और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन के मिलने से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से बनेगा वो पूरा का पूरा बॉडी। क्या बनेगा? बॉडी। बॉडी, शरीर, काय, जिस कुछ भी कह लीजिए, आपकी मर्जी। तो देख रहे हैं आप कहाँ से शुरुआत होगी और कहाँ बनना है। तो हमें ये सबसे छोटा लेवल मानते हैं यहाँ पर, इनकी तो बात नहीं करते, इनकी बात करते हैं, सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। प्लाज्मा, मॉलिक्यूल और एटम्स की बात कोई नहीं करता। ठीक है, तो बात यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, पहले तो हम सेल ही पढ़ेंगे। फिर पहली बात मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं, सेल स्टडी क्या कहलाती है, इसके अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे कि एनिमल्स का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी। जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी। पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी कहलाती है। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? ये जी माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। इसी तरीके से स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं भाई? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। तो आज आप जो पढ़ने वाले हैं उस चीज का नाम है साइटोलॉजी। कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे आप? बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसे बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल। तो सेल की स्टडी आप करेंगे। जो आदमी सेल की स्टडी कर लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइटोलॉजिस्ट। तो आप 3 दिन या 4 दिन बाद में क्या बन जाएंगे? साइटोलॉजिस्ट। फिर आप फकर से कहीं जाके कह सकते हैं कि आई एम ए साइटोलॉजिस्ट, बिकॉज मैंने सेल को पढ़ा है। अब मेरे से क्वेश्चन पूछिए सेल के बारे में, तो कुछ दिन बाद बधाई हो आपको, आप साइटोलॉजिस्ट बनने वाले हो। ठीक है ना? अब हम सेल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये डायग्राम बनाए होता है। तो अब देखो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग का मतलब जो जिंदा है, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवधारी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बना हुआ है भाई? सेल से बना हुआ हर एक। अब दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। वो एक हो सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर हो, जो एक ही सेल से बने हुए हो, और एक हो सकते हैं वो जो मल्टी सेलुलर हो, बहुत सारी तरह की सेल से बने हुए हो। ठीक है ना? तो यूनिसेलुलर के तो कम ही एग्जांपल आते हैं। यूनिसेलुलर में तो एक पूरा का पूरा किंगडम रखा हुआ है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक पूरा किंगडम है मोनेरा, और एक और किंगडम है वो प्रोटिस्टा। ये दो किंगडम जो है वो इसी में आ जाते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है। किंगडम मोनेरा में ऑल बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं इसके अंदर? ऑल बैक्टीरिया, यानी कि जितने भी दुनिया के बैक्टीरिया हैं, जितने भी हैं, वो सारे मोनेरा में आते हैं। सारे सिंगल सेल के हैं, एक ही सेल है। एक सेल वही शरीर, वही पूरी बॉडी बनाती है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे प्रोटिस्टा के। ठीक है ना? अमीबा आपने कभी ना कभी पढ़ाई होगा, पैरामीशियम आपने कभी ना कभी पढ़ाई होगा,
नाम सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा तो नाम तो सुना ही होगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है ना। ये सारे सिंगल सेल वाले होते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। अब मल्टी सेलुलर में बाकी के बचे हुए जो 5 किंगडम होते हैं ना टोटल, बाकी के बचे हुए किंगडम हो गए बाबू, जैसे कि फंजाई हो गया, ठीक है ना, जिसमें फुई वाली चीज आती है, ठीक है ना, और प्लांट ही हो गया, प्लांट्स हो गए, ठीक है ना, यहाँ पेड़ पौधे हो गए और एनिमल्स हो गए, जंतु हो गए, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के हो सकते हैं, एक यूनिसेलुलर वाले और एक मल्टी सेलुलर वाले। मल्टी सेलुलर वाले ये रहे और यूनिसेलुलर वाले ये रहे, ठीक है ना। इनके बीच में एक लाइन ऐसे खींच लेंगे गैप बनाने के लिए। अब उसके बाद में जो है मैं आपको बताऊंगा, सेल जो होती है वो दो तरह की होती है। सेल कितने टाइप की होती है, इसे क्लोज कर लेंगे। सेल आर ऑफ टू टाइप्स, सेल भी दो प्रकार की होती है। अभी तो ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के हो रहे थे, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, अब सेल दो प्रकार की होती है। तुम कहोगे जी ये कौन सी बला है, ये भी बता दीजिए, ठीक है। सेल टू टाइप की होती है, तो ये बला भी समझ लीजिए वो दो टाइप की इसकी जो होती है। एक एक को बोलते हैं वो क्या, प्रोकैरियोट, क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, आपने नाम सुना होगा शायद कभी ना कभी जीवन में अपने। और एक होते हैं वो यूकैरियोटिक, क्या होती है, यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होती है वो इसके अंदर जो है ना फॉल्स न्यूक्लियस होता है, क्या होता है इसके अंदर, फॉल्स न्यूक्लियस, यानी कि इसकी सेल के अंदर जो केंद्र होगा ना वो झूठा होगा। झूठा का मतलब वो नहीं कि उसने मेरे से झूठ बोल रहा था, वो वाला झूठ नहीं, अरे उन्होंने तो मुझे झूठ कहा था भाई, वो वाला झूठ नहीं। झूठ का मतलब है कि दिख रहा है लेकिन है नहीं, एक्चुअल में आभास हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आपको कुछ आता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन जैसे ही तुम वहां गए उस जगह पर, तुमने देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो वो झूठ हुई ना बात। आभास हो रहा था, सिर्फ आपको एहसास हो रहा था कि हाँ ऐसा कुछ है लेकिन है नहीं। अब तुमने देखा कि सामने से तुम्हारा दोस्त आ रहा है, शाम से का टाइम हो रहा है, लगभग मान लीजिए मगरिब के बाद का समय है, हल्की सी रोशनी भी है और हल्का सा अंधेरा भी हो चुका है, बीच का समय है, दिन ढलने ही वाला है और दिन जाने ही वाला है, मतलब दिन जाने ही वाला है, रात आने ही वाली है, वो वाला समय है। और आप देख रहे हैं आज सामने से आपका दोस्त आ रहा है, आप और गौर से देख रहे हैं, आपको और पक्का एहसास हुआ कि नहीं ये तो मेरा ही दोस्त है। थोड़ा वो नजदीक को आता है, पता चलता है कि नहीं ये तो बछड़ा है। फिर थोड़ा वो और नजदीक को आता है, फिर लगता है नहीं ये मेरा दोस्त है। फिर और नजदीक को आता है, कहना नहीं ये तो बछड़ा है। फिर वो पूरा नजदीक आ जाता है, जब आप कहते हैं ओहो अच्छा 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 ये मेरा दोस्त ही है। तो कभी बछड़ा लग रहा था, कभी दोस्त लग रहा था, कभी गाय का बछड़ा लग रहा था, कभी दोस्त लग रहा था। तो ये क्या था, आभास हो रहा था ना, रियलिटी का पता नहीं लग पा रहा था। तो वहां पर जो है हम फॉल्स वर्ड यूज कर लेते हैं कि झूठा, ऐसा कुछ आभास। तो यहाँ पे न्यूक्लियस आभास होता है, ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, ठीक है ना, एक्चुअल में नहीं है। इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर क्या होता है भाई, ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है इसमें सत्य केंद्रक होता है, यानी कि इसमें सच में होता है, ठीक है ना। तो वही बिल्कुल जो दिख रहा है वो है, ठीक है नहीं। आसमान दिखता है, सबको दिख रहा है, बस है, झूठ तो नहीं है। जमीन भी दिख रही है तो दिख रही है, ठीक है, तो ट्रू न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस ट्रू। तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के डिफरेंस अभी हम पढ़ते हैं, आप यहाँ तक नोट कीजिए। तो सेल जो होती है भाई, सेल को सबसे पहली बार जो देखा था ना, सबसे पहली बार इसकी डिस्कवरी जो करी थी 1665 में एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, क्या नाम था भाई इनका, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के पास एक बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप था। कैसा माइक्रोस्कोप, सिंपल वाला, बढ़िया माइक्रोस्कोप नहीं था, सिंपल था। तो इन्होंने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से डेड सेल को देखा था सबसे पहली बार। किस सेल को, डेड, मरी हुई सेल्स को देखा था, जिंदा सेल नहीं देख पाए थे, डेड सेल। और किस कौन से डेड सेल को देखा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा था, कॉर्क सेल को देखा था। प्याज का छिलका नहीं होता, उसके छिलके पे छिलका उतरता चला जाना, वो लेयर पे से लेयर, परत पे से परत, परत पे से परत, तो उसी परत की एक सेल को देखा था उन्होंने, कॉर्क सेल को। कोई दिक्कत नहीं, साल भी पता चल गया, 65 में, 1600, 1965 नहीं। और रॉबर्ट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा था, कौन सेल को देखा था, कॉर्क सेल को, प्याज के छिलके वाली जो सेल्स होती, ठीक है। पहला पॉइंट सेल के कॉन्टेक्स्ट में पता चला डिस्कवरी के। दूसरा बाद में आते हैं बाबू, थोड़ा साल बाद में आते हैं, लगभग 1800 कुछ में आते हैं। मैं एग्जैक्ट समय अगर याद कर नहीं पा रहा हूँ तो मैं आपको देख के बताता हूँ, है वो, कोशिश करते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, अब मुझे समय दीजिएगा।
ये सीधे बैठी है। तो 18 समथिंग 18 सेंचुरी मान लीजिए ना, इसमें कुछ में आते हैं समथिंग में। 1674 किसको, लिवेनहॉक को ला रहे हैं सीधा। मैं मॉडर्न में आ गया था सीधा, चलो लिवेनहॉक का ही बताया। तो 1674 एक बार इनका भी नाम ले लीजिए, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को देखा। किसको देखा था भाई, फ्री लिविंग सेल्स। पहली लिविंग सेल, फर्स्ट लिख देता हूं, पहली बार किसी ने देखा था। फर्स्ट फ्री लिविंग सेल, पहली जिंदा कोशिका इन्होंने देखी थी। मुक्त, फ्री का मतलब क्या होता है, मुक्त, बिल्कुल। क्योंकि इनके पास जो माइक्रोस्कोप था वो कंपाउंड था। कैसा माइक्रोस्कोप था इनके पास, कंपाउंड, थोड़ा अच्छा माइक्रोस्कोप था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्होंने यूज किया था, ठीक है भाई। कैसे माइक्रोस्कोप का यूज किया था उन्होंने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया था, और फ्री लिविंग सेल्स को उन्होंने सबसे पहली बार देखा था माइक्रोस्कोप में। और उसके बाद में नंबर 3 पे हम जो है बात करेंगे अब, इन्होंने क्या, अच्छा किस किस को देखा था, एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको कौन कौन सी सेल को देखा था। तो स्पर्म की सेल को देख लिया था इन्होंने, ठीक है ना। और इन्होंने जो है ना, और हाँ ओवियम को भी देख लिया था उन्होंने, ओवियम की सेल को भी देख लिया था, ओवियम की सेल को देख लिया था, ठीक है ना। और अगर मैं आपको बात बताऊं, उन्होंने जो है स्पर्म को देख लिया, ओवियम को देख लिया, एंड ब्लड की भी सेल्स को देख लिया था उन्होंने, ठीक है ना, ब्लड सेल। तो ये इन्होंने जो है ना डिस्कवरी करी थी, ठीक है ना, ये इन्होंने देख लिया था उस टाइम पे। देन उसके बाद में सेल है क्या, व्हाट इज सेल, अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन है वो मेरा यहाँ पे आपसे, व्हाट इज सेल, सेल क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो देखो सेल जो है, आपकी मैं आंसर अगर आपको दूं, आपका शरीर सेल से बना है, तो स्ट्रक्चर भी सेल से बना है। और जब स्ट्रक्चर सेल से बना है तो जाहिर सी बात है जो भी शरीर में काम हो रहा होगा वो भी इसी की मदद से हो रहा होगा, क्योंकि बनी जब इसी की ये पूरी बॉडी, और फंक्शन भी यही करती है। फंक्शन यानी कि कार्य भी यही करती है। तो हम कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की, किसकी भाई, लाइफ, जीवन की। तो हमारा जो जीवन बना है ना, पूरा का पूरा लाइफ जो बना है वो सेल से बना है। किससे बना है, सेल से। सेल से मिलकर बना शरीर, और शरीर में जो भी कार्य हो रहा है वो भी किसकी मदद से हो रहा है, सेल की मदद से हो रहा है। लगभग ये बताते हैं कि एक एडल्ट में, किसमें भाई, एक एडल्ट में, एडल्ट समझ के, जैसा आप लोग हो गए एडल्ट बैठे सभी यहाँ, ठीक है ना, एक दो को छोड़ के, एक एडल्ट में जो है, मंगल भी नॉन एडल्ट में आ जाएगा ना। तो एडल्ट में कितने सेल्स होते हैं, लगभग 63 ट्रिलियंस। कितने होते हैं भाई, 63 ट्रिलियंस। 63 खरब कोशिकाएं लगभग बताते हैं होती है। कितनी भाई, 63 खरब। कितनी खरब, 63 खरब, याद रह जाएगा। हाँ 63 ट्रिलियन सेल्स है मतलब एडल्ट में होते हैं। तो आप देखिएगा आपकी बॉडी कोई 1000 सेल से नहीं बनी, 1 लाख से नहीं बनी, 1 करोड़ से नहीं बनी, 1 अरब से नहीं बनी, 1 खरब से नहीं बनी, 63 खरब से बनी है, ठीक है। तो समझने वाली बात है। फिर उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पर बताता हूँ, बात मेरे बीच बीच में जहन से निकल जाती है जब मैं कुछ बताने लगता हूँ, फिर याद आ जाती है एकदम बैठती। भूल गया अब तो मैं, दोबारा बताते हैं, ठीक है। मैं बैठ जाता हूँ, आगता रहे बैठा हुआ। सेल थ्योरी यानी कि कोशिकावाद किसने दिया था। तो कोशिका क्या है, किस तरीके से, ये सबने अपने अपने वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन सबसे अच्छा जो एक्सपेरिमेंट करा था वो दो साइंटिस्ट ने करा था। एक 1838 में, एक 1839 में, लगभग उसी समय में। एक 1838 में और एक 1839 में, लगभग एक ही समय हो गया ना, 1 साल का है फिर। हाँ, फर्क इतना था कि नीचे वाला जो साइंटिस्ट है वो कर रहा था एनिमल्स पे स्टडी, तो जूलॉजिस्ट हो गया, और ये कर रहा था प्लांट पे स्टडी, तो बॉटनिस्ट हो गया। तो ये किस पे स्टडी कर रहा था भाई, 1838 वाला प्लांट्स। इसका नाम था मैथियस स्लाइडेन। क्या नाम था इसका, साइंटिस्ट का नाम है, कभी तुम किसी पेड़ का नाम समझ लो, क्या नाम है भाई इसका, मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन ने वो क्या बताया, एक जर्मन का बॉटनिस्ट था। कहाँ का बॉटनिस्ट था, जर्मन, जर्मन देश का था। उसने कहा कि ऑल प्लांट्स जो है ना बने होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से। इसने कहा कि ऑल प्लांट्स यानी कि दुनिया के जितने भी प्लांट है, ऑल प्लांट, दुनिया के जितने भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं,
वो सब बने होते हैं किसके भाई? सेल्स के। ये बात इसने कही, कोई दिक्कत तो नहीं। बने होते हैं का मतलब कंपोस्ट ऑफ, कंपोस्ट ऑफ, अगर आपको ये बात भी लिखनी है कि बने होते हैं, कंपोस्ट का मतलब बने होना। तो इसने कहा कि प्लांट ये जो है किससे बने होते हैं भाई? सेल के बने होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, अलग अलग तरह के सेल्स, एक एक तरह के सेल्स के नहीं, अलग अलग तरह के सेल्स के। कैसे भाई? अलग अलग तरह की सेल्स के, ठीक है ना। उसने कहा कि धीरे धीरे टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से क्या जो है क्या बन जाते हैं भाई? प्लांट्स बन जाते हैं। मतलब इसी तरीके से बताया इसने, जैसे मैंने भी बताया था ना आपको, सेल, टिश्यू, फिर एनिमल बने, मतलब प्लांट बन गया, ठीक है पूरा। तो फिर उसके बाद में 1839 में, इससे एक साल बाद ही जो है एनिमल्स पे कोई स्टडी कर रहा था। जो एनिमल्स पे इसी समय पे जो स्टडी कर रहा था, वो साइंटिस्ट का नाम था वो श्वान, थियोडर श्वान, ठीक है। क्या नाम था? थियोडर, हाँ थियोडर श्वान। ये कहाँ का था भाई? जर्मनी का। ये कहाँ का था? जर्मनी का था। जो ये वाला है आपका जूलॉजिस्ट है श्वान, ठीक है ना, ये ब्रिटिश था। कहाँ का था भाई? ये ब्रिटिश। थियोडर श्वान ब्रिटिश, समझ गए? हाँ, वही वाला स्टोरी याद आ गई एक। जैसे जब क्वीन विक्टोरिया का राज था भारत देश पे अंग्रेजों का, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज लोग, ठीक है ना। तो एक बच्चों को जो है ना, महारानी आई हुई थी, स्कूल देखना चाहती थी यहाँ की। तो एक बच्चों को प्रेजेंटेशन करनी थी। प्रेजेंटेशन समझ गए? उनके सामने कुछ बोलना था, स्पीच देनी थी, ठीक है ना। तो उस बच्चे ने आगे पढ़ना शुरू करा कि हम यहाँ भारत पर राज करना है। तो उसकी मैडम ने कहा बेटा इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में कोई बात, हम भारत में यहाँ पर राज कर, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझ रहे हो? तो भारत के लोग उस टाइम पे अंग्रेजी इस तरह बोलते थे। तो अगर कोई हिंदी की बात कहनी हो तो अंग्रेजी वो इस तरह बन जाती थी, ठीक है ना। क्योंकि अंग्रेज लोग हिंदी ऐसे ही बोल रहे थे, ठीक है नहीं, तो उनको लगा था कि वो हिंदी नहीं है, इंग्लिश है। बहुत दिनों बाद समझ में आया कि इंग्लिश ही वो है, अलग है। चलो खैर। तो अब इन्होंने बताया, बेचारों ने, श्वान ने बताया, जो कि एक ब्रिटिश के साइंस जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ऑल एनिमल्स जो है ना, वो भी किससे बने होते हैं भाई? सेल से ही बने होते हैं। और उन्होंने बताया कि सेल से बने होते हैं। इन्होंने भी कहा कि, इन्होंने प्लांट को बताया बाबू, इन्होंने प्लांट की जगह क्या वर्ड ले दिया? एनिमल। इन्होंने कहा ऑल एनिमल सेल के बने होते हैं। और इन्होंने एक बात और जोड़ दी कि भाई जो सेल होती है ना, सेल को एक चीज कवर करके रखती है। कवर का मतलब समझ गए? ढक के रखती है। और जो सेल को ढक के रखती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एनिमल में उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और पेड़ पौधों में से सेल वॉल कहते हैं। तो उन्होंने कहा उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उन्होंने कहा कि भाई सेल्स, हर एक एनिमल किसका बना हुआ है? सेल का। सेल को एक चीज कवर करती है, कवर का मतलब ढकती है। जो ढकती है उसको क्या बोलते हैं भाई? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं भाई इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही सेम स्टडी इन्होंने किस पे भी कर दी? प्लांट पे भी कर दी। तो इन दोनों की थ्योरी को मिला के बोल दिया गया श्लाइडेन एंड श्वान थ्योरी। क्या बोलते थे इन दोनों की थ्योरी को मिला के भाई? दोनों की थ्योरी को मिला के, प्लस करके दोनों की थ्योरी को श्लाइडेन एंड श्वान थ्योरी बोल देते हैं। श्लाइडेन एंड श्वान थ्योरी, एंड श्वान थ्योरी, श्लाइडेन और श्वान की थ्योरी, ठीक है भाई। श्लाइडेन एंड श्वान थ्योरी। तो दोनों की थ्योरी को मिला क्या बोल देते हैं भाई? श्लाइडेन एंड श्वान थ्योरी। इसका मतलब है कि ऑल जो एनिमल्स या प्लांट्स है वो किससे बने हुए हैं भाई? सेल से बने हुए हैं, ठीक है ना। फिर ये कुछ ये नहीं बता पाया, फेल हो गया ये बेचारे दोनों बताने में। ये नहीं बता पाए कि जो सेल है वो कहाँ से आई। सेल भी तो कहीं से आई होगी भाई, अंडा भी तो कहीं से आया ना, मुर्गी से आया ना। फिर ये सवाल हो जाए कि मुर्गी कहाँ से आई, ठीक है, अंडे से। और अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से। सवाल तो वहीं घूम रहा बार बार, ठीक है ना। इसी तरीके से सेल भी तो कहीं से आई होगी ना। तो फिर इस चीज को समझाने के लिए जो ये नहीं समझा पाए, एक एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया इनका दोनों का, स्लाइड एंड श्वान थ्योरी, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आया बाबू, दूसरा कॉन्सेप्ट जो दिया जब ये फेल हो गए, एक नाइक साइंटिस्ट थे बाबू, उनका नाम था रुडोल्फ विरकॉव। 1855 में, 1855 में 1855 में एक साइंटिस्ट आ गए, नाम क्या था उनका? रुडोल्फ विरकॉव। इन्हें अनम नाम बुरा लगेगा, ये क्या है, क्यों को नाम है अनम, इन्हें ये नाम बढ़िया लगे, रुडोल्फ विरकॉव। इनके लिए विरकॉव अच्छा है, ठीक है ना। तो रुडोल्फ विरकॉव ने पहली बार एक्सप्लेन करा था वो, इन्होंने एक टर्म दिया था रुडोल्फ विरकॉव ने। इन्होंने कहा था ओमनी सेल्स ई सेलुला, पता नहीं कहाँ का था,
जो ऐसे ऐसे बात बोल रहा था, ठीक है नहीं, ग्रीक से का लग रहा, ठीक है। क्या वर्ड बोला था भाई इसने, ओमनिस सेल। बाबू बिल्कुल सेम यही वर्ड नीट में आया हुआ है 3 बार कम से कम। ओमनिस सेल्स कि ये वाला टर्म किसने दिया था, यूं बिल्कुल लिख के, ओमनीसेली सेलुला टर्म वाज गिवन बाय, ये तरीका किसने दिया था। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, आपको पहचान लेना। रोडोल्फ विर्कोव कोई नहीं याद करता, खाली विर्कोव से याद रखे सब। आखिरी वर्ड याद करा करो, पहले को तो सोचा ही ना करो है भी कुछ। विर्कोव पहला नहीं आता, बस आखिरी का शब्द आया करे, ठीक है नहीं। जैसे कि यहाँ पे स्लाइडेन, स्लाइडेन याद रखो, यहाँ पे बस खाली श्वान याद रखो, थियोडर छोड़ दो, ठीक है ना। हाँ, तो ओमनिस सेल्स ई सेलुला, क्या नाम, क्या तरीका दिया था भाई इन्होंने, क्या बताया था, ओमनिस सेल ई सेलुला। ओमनिस का मतलब नई, सेल का मतलब कोशिका, नई कोशिका, ई सेलुला पुरानी कोशिका से, मतलब समझ गए, नई कोशिका पुरानी कोशिका से आए। तो आप जो आए वो अपने अब्बा की वजह से आए। अब्बा किसकी वजह से आए, अब्बा के अब्बा की वजह से आए। उनके अब्बा किसकी वजह से आए, उनके अब्बा की वजह से आए। तो वही चलता चला जाएगा, पता नहीं कहाँ तक, अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा, तो ऐसे चलता चला जाएगा। यानी कि आज की जो सेल्स है, अब देखो तुम्हारी जो स्पर्म की सेल्स है वो तुम्हारे बच्चे पैदा करेगी, हो गया ना ओमनी सेली सेलुला, फिर तुम पुराने हो जाओगे, जो बच्चे तुम्हारे आ जाएंगे वो नए हो जाएंगे, ई सेलुला, नए नए जन्म ले लेंगे। तो ओमनी सेल ई सेलुला, तो इसे अगर इंग्लिश में बोल लें, ये तो उनका तरीका था, इसे बोलते हैं न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इंग्लिश में क्या हो जाएगा भाई, न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम, यानी कि नई सेल्स आती है, फ्रॉम यानी कि से, न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, बिल्कुल प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, यानी कि जो पहले से ही थी उस सेल से आती है। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से स्थिर थी, पहले से थी, पहले से कौन सी थी, पुरानी वाली तो होगी ना, तो नई सेल पुरानी वाली से आती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये थ्योरी किसने दी थी भाई, नाम बताओ साइंटिस्ट का, कौन दी, ठीक है ना। तो ये बाबू आपकी 2 थ्योरी है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर 100% पूछा जाएगा आपसे। तो बड़ा हिस्सा होता है वैक्यूल, क्या होता है भाई, वैक्यूल, ये वैक्यूल है। इसकी जो लेयर होती है ना, इसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं लेयर को इसकी, टोनोप्लास्ट, TONO, टोनोप्लास्ट। तो लेयर का नाम भाई इसकी क्या है, टोनोप्लास्ट। फिर इसके अंदर जो है ऊपर की साइड में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है भाई, न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियस हो गया मान लो, न्यूक्लियस का मतलब केंद्र हो गया, और ये हो गया न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रक, केंद्रिका, केंद्र के अंदर जो होता है न्यूक्लियोलस। बेसिकली इसके अंदर जो है ना, वो सुना होगा ना आपने, क्रोमोसोम वगैरह, क्रोमेटिन नेटवर्क, वो इसके अंदर पाया जाता है, DNA वगैरह, ठीक है ना। हाँ, इससे लगा रहता है भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके से क्या लगा रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से करके, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे छोटे छोटे डॉट डॉट से लगे रहते हैं, इसकी परत पे, हाँ, जिन्हें राइबोसोम बोल देते हैं। ऐसे छोटे छोटे डॉट डॉट कुछ पे लगे रहते हैं, कुछ पे लगे नहीं रहते। तो ये बेसिकली पूरी की पूरी को क्या बोलते हैं भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, ER। फुल फॉर्म में नीचे कहीं लिख दूंगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है RER, इसकी फुल फॉर्म में नीचे लिख दूंगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाली वो होती है जिनमें राइबोसोम लगा रहे, जहाँ राइबोसोम लग रहा है, ये छोटे छोटे डॉट डॉट से लग रहे, वो तो RER है। और जहाँ लग नहीं रहे, जैसे यहाँ देख लो लग तो नहीं रहे, इसमें नहीं लग रहे, वो SER है। तो RER SER समझ में आ गई। RER जिसमें राइबोसोम लगा हुआ है, जिसमें क्या लगा हुआ है, राइबोसोम। ये जो है ना छोटा सा पार्टिकल, इसे राइबोसोम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, राइबोसोम, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है वो, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, डबल लेयर्ड होती है। कितने लेयर की होती है भी, डबल लेयर। अंदर की जो लेयर होती है ना, इसकी उंगलियों की जैसी स्ट्रक्चर होती है, कैसी, उंगलियों, फिंगर जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। डिटेल में पढ़ोगे वैसे तो आप इसको भी, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, सेल का विद्युत घरे भी कहते हैं, ATP इसमें बनती है। फिर इसके अंदर जो है एक चीज होती है वो क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट होता है। ऐसे ये ग्रेन होते हैं,
इसके अंदर सिक्कों के जैसे, जैसे सिक्के नहीं होते एक के ऊपर एक रखे हुए, सिक्के होते हैं ना एक के ऊपर एक रखे हुए, इस तरीके से ये होते हैं इसके अंदर। तो ये क्लोरोप्लास्ट, क्या है भाई? क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर जो रखे हुए हैं सिक्के से, ठीक है भाई, इन्हें बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। ग्रेना क्या बोलते हैं? ग्रेना। याद रह जाएगा इतना। फिर उसके अलावा जो है इसमें कुछ इस तरीके से लाइनें सी होती है ऐसे करके यहाँ पे से, इन्हें बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल, हाँ माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है नहीं। और उसके अलावा जो है भाई इसके अंदर लाइसोसोम भी होते हैं, छोटे गोल गोल से यूं एक दो ऐसे बने हुए यूं, इन्हें लाइसोसोम बोलते। क्या बोलते हैं भाई? लाइसोसोम। सबके काम बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा, डिस्कवरी वगैरह, खोज किसने की, क्या है, क्यों है, सब। फिर इसमें एक होता है भाई गोल्जी एपरेटस। क्या होता है? गोल्जी एपरेटस। बनाने की जगह नहीं है, यहाँ को बना देते हैं, इस तरीके से होता है वो। ये गोल्जी एपरेटस है। क्या है? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी बॉडी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? गोल्जी बॉडी। दूसरा नाम है इसका गोल्जी एपरेटस। गोल्जी काय भी कह देते हैं, एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस कह लो चाहे गोल्जी बॉडी। कैमिलिया गोल्जी ने इसकी खोज की थी, और काम होता है इसका पदार्थ को इधर से उधर लेके जाना, ठीक है नहीं, जो इसमें पदार्थ होते हैं ना ट्रांसफर करना। एक इसके अंदर जो है वो भरा रहता है साइटोप्लाज्म। क्या भरा रहता है भाई इसमें? डॉट डॉट से दिखा देते हैं। पूरे में से भरा होगा पूरी में भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। तो ये द्रव से जो भरा रहेगा वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, इसमें जो द्रव द्रव से भरा रहेगा वो क्या होगा भाई? साइटोप्लाज्म। इसमें बाहर वाली लेयर तो मैंने बता दिया भाई कौन सी होगी, सेल वॉल होगी बाहर वाली लेयर। तो अंदर वाली जो होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अंदर वाली कौन सी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शॉर्ट में लिख देता हूँ पीएम, फुल फॉर्म में जो भी वर्ड होगा उसके नीचे लिख दूंगा पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ताकि इसमें ज्यादा जो है ना घुसड़ घुसड़ ना हो। राइबोसोम्स भी आ गया, न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियोलस आ गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स आ गया, ठीक है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आ गया, ठीक है ना। तो दैट्स इट, ये इतना है। क्लोरोप्लास्ट भी आ गया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। तो इतने सारे ऑर्गेनल्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर। आपको बस ध्यान जो रखना है कि प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल का ज्यादा हिस्सा जो है वो किसका होता है? वैक्यूल का। ज्यादा हिस्सा प्लांट सेल का वैक्यूल घेरे रखता है।